बिल्कुल, इसको इसको भी डिस्कस करते हैं, पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा चलो, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई स्क्रीन नज़र आ रही है। अच्छा, आपकी जो बीपीएससी का जो सिलेबस है ना, वहाँ पे जो उन्होंने टर्म यूज़ की हुई ना, मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा कि वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मेडिवल से लेकर 21st सेंचुरी तक। तो मेडिवल से लेकर 21st सेंचुरी तक जो बेसिकली स्टार्ट होता है, जिस अंदाज में उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो 1066 से शुरू होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा नॉर्मन कॉन्केस्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नॉर्मन कॉन्केस्ट से ऑनवर्ड्स मौजूदा सदी तक जो है ये सारा सिलेबस में शामिल है। लेकिन साथ ही साथ में जो उन्होंने अच्छा काम किया है वो ये है कि उन्होंने हमें इम्पोर्टेंट सेक्शन भी हाईलाइट कर दिए, और वो है क्लासिकल पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री, और दूसरा है रेनेसा एज। और रेनेसा एज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है एलिजाबेथन ड्रामा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अच्छा, साथ साथ अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, अब ये जितना भी मिडिवल एज से लेकर 21st तक जितना भी एरा है, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, एक तो वो है क्लासिकल एंड रोमांटिक पोइट्री, और दूसरा है रेनेसा एज। और रेनेसा एज में भी एलिजाबेथन ड्रामा जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, थर्ड इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है, जिसमें से एक सवाल लाजमी आएगा, मतलब ये कंफर्म है इंशाल्लाह, कि ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये सवाल लाजमी आएगा। ये ना टी एस इलियट के 4 वर्क्स दिए हुए हैं। इसके पहले इसके ऊपर ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है। टी एस इलियट की जो 3 या 4 पॉइंट्स उन्होंने सिलेबस में दी है, उसके ऊपर पहले ही एक सवाल 20 नंबर का आ चुका है। अच्छा, दूसरा है डब्ल्यू बी यीट्स। इनकी एक पोइम है, वो उन्होंने सिलेबस में शामिल की है, और डब्ल्यू बी यीट्स को जो है नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है। और तीसरा राइटर है टेड ह्यूग्स। इसका भी एक काम इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। जी बी शॉ का मैन सुपरमैन ये भी शामिल किया हुआ है। इसी तरह ई एम फोस्टर का पैसेज टू इंडिया। फिर जेम्स जॉयस हो गया, विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ लाइज इसका नॉवल है। ये विलियम गोल्डिंग है, ये भी नोबल नॉरेट है, इसको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। सीन ओ केसी की एक पोइम है, टी एस इलियट की एक ड्रामा है। टी एस इलियट का जो ड्रामा है ना, उसके ऊपर भी एक सवाल आ चुका है। और ये जितना पोर्शन है टी एस इलियट से लेके नीचे टी एस इलियट तक, ठीक है, इसमें से एक सवाल हर साल हर पेपर में मस्ट आएगा। तो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, तो मैं सबसे पहले जो पढ़ाऊंगा वो ये जितने भी राइटर्स हैं ना 20th सेंचुरी के, इनके जो जो काम जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस में शामिल किए हुए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो पहला पोर्शन जो टीचिंग का होगा वो ये वाला पोर्शन होगा। और दूसरा पोर्शन जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगा एलिजाबेथन ड्रामा। उसमें से भी एक सवाल का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि 20 नंबर का सवाल वहाँ से आ जाए। शेक्सपियर का हो सकता है, क्रिस्टोफर मॉलो का हो सकता है, बिन जॉनसन का हो सकता है। ठीक है। और ये जो शेक्सपियर का जो है ना ऑलरेडी एक आ चुका है, तो इस दफ़ा भी शेक्सपियर से भी चांस है, और क्रिस्टोफर मार्लो का भी चांस है। क्रिस्टोफर मार्लो भी बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट है ना, उसका जो सबसे फेमस ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टर्स, यकीन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। और इसके साथ पोइट्री में फिर जॉन कीट्स हो गए, ये जितने भी फेमस पोइट्स हैं उनके वर्क्स, उनकी पोइट्री, उनका राइटिंग स्टाइल, उनके थीम्स, उनकी में क्या क्या सिंबल्स यूज हुए, लिटरेरी टेक्निक्स क्या यूज हुई है, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन करने के बाद फिर हम सीक्वेंस से शुरू करेंगे, यानी मेडिवल एज से शुरू करेंगे और करते करते बिल्कुल एंड 21st सेंचुरी पे आ जाएंगे। ये होगा मेरा टीचिंग सीक्वेंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें भी पहला पोर्शन ये 20th सेंचुरी टी एस इलियट से लेके टी एस इलियट तक।
और फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो एलिजाबेथन ड्रामा, फिर थर्ड पे रोमांटिक पोइट्री, और फिर हम दोबारा सीक्वेंस से शुरू करेंगे मेडिवल एज से दोबारा 21st सेंचुरी, ये टीचिंग सीक्वेंस होगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो है लिटरेरी जॉनरास और फॉर्म्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ये, पैराडॉक्स, आयरनी, सटायर, मेटाफर, सिमिली, पैरेललिज्म, सिंबलिज्म, और इसी तरह पोइट्री की क्या फॉर्म्स होती है, ड्रामा की क्या फॉर्म्स होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, लिटरेरी जॉनर्स और फॉर्म्स। इसके ऊपर फिर मैं अलग से लेक्चर दूंगा। अच्छा, इसमें से जो है ज्यादातर ये होगा कि मतलब ये मेरा अपना एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सवाल आए भी तो 1-2 नंबर का आएगा एमसीक्यू में, 20 नंबर के सवाल का इस वाले पोर्शन में से आने का बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? अगर जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है ये पॉइंट क्लियर है तो ओके लिख दो मैसेज में। ये कर दो। ओके, अच्छा, चलो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस कर रहा हूँ आप सबको, कोई भी बुक पढ़ने से पहले या कोई भी नोट्स कहीं से भी आपने उठाए हो, किसी ने भी आपको दिए हो, तो मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर उसको ना पढ़े। क्योंकि रिसेंटली ऐसा हुआ है कि जो ऑन कैंपस क्लासेस होती है उसमें एक स्टूडेंट मेरे पास है और एक किताब मुझे दिखाई और कहा सर ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, और साथ में मुझे नोट्स भी दिए और कि सर ये नोट्स मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर ये कैसे, इसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसे करो, ये किताब मुझे 2 दिन के लिए दो, मैं इसको पढ़ लूँ और फिर मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि ये पढ़ने की काबिल है या नहीं। तो वो किताब मैं घर लेके गया, मैंने उसको पढ़ा, डिटेल से चेक किया, वापस आके मैंने उसको आते साथ ही एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस इस्तेमाल किया कि थ्रो दिस बुक इन द डस्टबिन, इसको कचरे में फेंक दो। अल्फाज तो बड़े सख्त थे लेकिन हकीकत पर मबनी थे, क्योंकि वो किताब तो आमतौर पर उसने मार्केट में जो किताबें मिलती रहती है उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस जिस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने दिया बिल्कुल उसी तरह उसको मेंशन किया है, लेकिन उस डिटेल से, उस डायमेंशन से, उस एंगल से उसको डिस्कस ही नहीं किया जिस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन में सवाल आते हैं। फिर मैंने एक पोर्शन उसमें से निकाल के उसको दिया कि मैंने आपको एक हफ्ता लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के ऊपर लेक्चर दिए हैं इस नॉवल के ऊपर, अब ये किताब खोलो और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वाली किताब वाले पोर्शन में जाओ और उसमें उसने जो 3-4 पेज के जितने नोट्स, ये जो डिटेल लिखी हुई है उसको पढ़ो। और उसको देखने के बाद मुझे बताओ कि ये जो 10-12 सवाल एक्सपेक्टेड है इस नॉवल में से, क्या इन सवालों के जवाब आप इसमें से दे सकते हो या नहीं दे सकते? तो 5 मिनट पढ़ने के बाद उसने कहा सर ये तो मैं एक सवाल का ही जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा यही वजह है कि लोग मार्केट से किताबें खरीद कर या इधर उधर से लोगों से नोट्स उठाकर पढ़ के जब एग्जाम देने जाते हैं उनके माइंड में ये होता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्योंकि वो इस माइंड सेट के साथ जा रहे हैं एग्जाम हॉल में कि मैं तो एक पूरी किताब पढ़ के आया हूँ। लेकिन इस उसके माइंड में ये नहीं होता कि जो किताब मैंने पढ़ी है क्या वो इतनी रेलिवेंट है या नहीं, क्या वो मेरे सारे सवालों के जवाब हल करने के काबिल है या नहीं। तो कहीं नहीं, कोई भी किताब पढ़नी हो पहले मुझसे पूछ ली कि सर ये किताब मैंने पढ़नी है, पढ़ लूँ या नहीं पढ़ूँ, क्या ये सच्ची है या नहीं। इसी तरह फिर एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि सर ये मैंने नोट्स मेरे दोस्त ने मुझे दिए हैं और वो थी लिटरेरी जॉनरस और फॉर्म्स के ऊपर, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बहुत डिटेल में लिखा हुआ था, लेकिन इतने डिटेल में उसकी जरूरत नहीं थी, इतनी डिटेल में उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट हो उसके ऊपर उतना फोकस करना चाहिए। और उसने जरूरत से ज्यादा और इरेलीवेंट चीजें उसने बहुत लिखी, मैंने कहा यार इसको भी 10 दिन में फेंक दो, माजरत के साथ, मेरे ख्याल अल्फाज सख्त है लेकिन उसको 10 दिन में फेंक दो। और फिर एक स्टूडेंट मेरे पास आई और मुझे क्वेश्चंस दिखाए, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 50 के लगभग क्वेश्चंस थे। उसने कहा सर ये क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए कि इस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा आपने, लेकिन पॉइंट ये है आपने ये जितने भी सवाल लिखे हैं इसमें से 50% इरेलीवेंट है। इरेलीवेंट इस वजह से कि 50% सवाल जो आपके उन
वर्क्स, नॉवेल्स और उस एरा में से है जो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। और 50% सवाल जो आपने लिखे हैं बाकी जो रेलिवेंट है, वो भी चीजों को हर एंगल से कवर नहीं करना। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए काफी होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा कि सर कोई बुक रेकमेंड करे ताकि आपके लेक्चर्स के साथ साथ पढ़ जाए। इंशाल्लाह मेरे दिए हुए नोट्स आपके लिए इतने हो जाएंगे कि आपको अभी नहीं, फ्यूचर में कभी भी किसी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अभी आज मैं लेक्चर शुरू करूंगा एक नॉवल का। अच्छा, मुझे थोड़ी सर्दी लग रही है क्योंकि यहाँ मैं रूम में बैठा हूँ, हीटर भी नहीं लगा हुआ, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही हो सर्दी की वजह से। मैं भी उसको कहता हूँ कि यार ये हीटर में है। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर है। अगर इस हवाले से किसी ने कुछ पूछना है रीडिंग के हवाले से, तो भाई कोई सवाल है तो कर ले। That should we focus more on linguistic और लिटरेचर। भाई जिसने लिटरेचर पे अप्लाई किया वो सिर्फ लिटरेचर पढ़े, और जिसने लिंग्विस्टिक्स पे अप्लाई किया वो सिर्फ लिंग्विस्टिक्स ही पढ़े। आज लिंग्विस्टिक्स क्लास में एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर मैं तो सिर्फ लिंग्विस्टिक पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि सर बेटा अगर दोनों कर सकते हो, अगर खुद को इतना कैपेबल समझते हो कि दोनों कर लोगे, तो दोनों करना कोई मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच आर यू कॉन्फिडेंट वेदर यू कैन डू बोथ और सिंगल। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू योर स्टडीज। क्या आप डेली पेपर्स तक यू कैन फोकस 7 to 8 आवर्स ऑन योर स्टडीज और नॉट। अगर आपने सिर्फ लेक्चरर की जो पोस्ट है उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, इट मीन्स यू हैव नो अदर वर्क। आपके पास और कुछ भी करने के लिए नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी है। तो फिर वो दोनों पे अप्लाई करें, लिंग्विस्टिक्स में भी अप्लाई करें, लिटरेचर में भी अप्लाई करें। क्योंकि अभी आप सर शुड बी स्टडी ओरिजिनल नॉवेल्स और ड्रामास टेक्स्ट। बात तो दोनों एक ही, ओरिजिनल नॉवल हो गया या ड्रामा टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट तो ओरिजिनल के सेंस में ही आते हैं। तो इस टाइम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना यानी पूरे का पूरा ड्रामा पढ़ना A to Z इतना टाइम नहीं है। अब शेक्सपियर उसके बहुत सारे फेमस वर्क हैं, अगर आप उस टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करो तो आपको तो पता नहीं 5-6 महीने लग जाएंगे शेक्सपियर के ड्रामास को पढ़ने में। इस वजह से जो स्टडी का तरीकाकार है पेपर के लिए, उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि टीचर नॉवल खोलता था या ड्रामा खोलता था, पहले पार्ट में से थोड़ा कुछ पढ़ा दिया, फिर दूसरे में से तो 2-3 डायलॉग्स पढ़ा दिए, तीसरे में से 3-4 डायलॉग्स पढ़ा दिए। मतलब हर हिस्से में से 2-4 डायलॉग्स, 5-6 डायलॉग्स पढ़ा दिए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। अभी आपके सामने टारगेट ऑब्जेक्ट क्या है कि पेपर पास करना है, उसके लिए पढ़ने और पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। और वो आज के लेक्चर में जो मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा उससे आपको अंदाजा, ठीक है, इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन आप लोग भी दूर हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्लियर है, यानी अगर कुछ पूछना है तो सवाल में पूछ लो, ताकि मैं पहला नॉवल शुरू कर दूं और उसमें से फिर आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। एनी क्वेश्चन? सर विल यू इंट्रोड्यूस लिंग्विस्टिक्स पोर्शन? अभी तो लिटरेचर की क्लास है, लिटरेचर के बाद लिंग्विस्टिक्स की क्लास होगी, उसमें भी उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। पेपर पैटर्न दोनों का एक जैसे ही है। लिटरेचर में भी पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। लिटरेचर में भी सेक्शन 2 जो है 40 नंबर का, उसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे। लिंग्विस्टिक्स में भी जो सेक्शन पोर्शन है सेक्शन 2 या पार्ट 2, उसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे। वहां भी हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का होगा, उसमें से 2 करने हैं। यहाँ लिंग्विस्टिक्स में भी हर सवाल 20-20 नंबर का होगा, 4 में से 2 करने हैं। उधर भी थर्ड पोर्शन यानी पार्ट 3, पहला ऐसे होगा, फिर प्रेसी होगा, फिर जो है नरेशन या वॉइस करेक्शन और प्रपोजिशन। लिंग्विस्टिक्स में भी थर्ड पोर्शन वही होगा, यानी ऐसे प्रेसी। और थर्ड यानी या तो नरेशन होगा या वॉइस होगा या प्रपोजिशन होगा या करेक्शन होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है।
लिंग्विस्टिक्स की अलग से क्लास होगी तो उसमें उसका अलग से सिलेबस शेयर हो जाएगा।